तो चलिए, स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू में, प्रतियोगिता और आप, चाहे प्रतियोगिता कोई सी भी हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमारा एक टॉपिक चल रहा है संज्ञा से अव्यय तक, और फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं वह है अव्यय। अव्यय के अंदर आज हम जानेंगे समुच्चय बोधक को। किसे जानेंगे? समुच्चय बोधक को। ये समुच्चय बोधक क्या होता है? अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश, तो ऐसा थोड़ा बोलना पड़ेगा ना, हमारी बहन वीडियो देख ले तो। चलिए, तो अगर आज हम इंग्लिश की बात करें तो ये कंजक्शन कहलाता है। इंग्लिश का जो कंजक्शन होता है उसे ही हिंदी में हम समुच्चय बोधक कह देते हैं। अब आधे बच्चों को कुछ ये भी नहीं पता होगा कि भाई अंग्रेजी में कंजक्शन क्या होता है, क्योंकि हमें जरूरत नहीं रही तो हम पढ़े नहीं। आइए समझ लेते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम और श्याम। मैंने लिखा राम और श्याम। फिर मैंने लिखा उसने सच बोला, उसने सच बोला और वह चला गया। उसने सच बोला और वह चला गया। मैंने लिखा सूर्य पूरब से निकला, सूर्य पूरब से निकला और पश्चिम में छिप गया, पश्चिम में छिप गया। क्लियर है? मैंने 3 चीजें लिखी। अगर हम पहले वाले की बात करते हैं, देखिए बिल्कुल गहराई से चीजों को समझेंगे। अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो राम एक शब्द है, श्याम एक शब्द है। इन दोनों को किसने जोड़ा? और नामक एक शब्द ने। तो ये और जो है ये क्या है? समुच्चय बोधक। तो यहां से हमें पता चलता है कि समुच्चय बोधक दो शब्दों को कोमा नीचे आ जाते हैं। मैंने लिखा उसने सच बोला और वह चला गया। ये दो क्या है? वाक्यांश हैं, पर इन्हें किसने जोड़ा? एक समुच्चय बोधक ने। ये क्या है? समुच्चय। तो यहां से पता चलता है कि दो शब्दों को, दो वाक्यांश को फिर मैंने देखा सूर्य पूर्व से निकला और पश्चिम में छिप गया। तो ये क्या हो गए? 2 वाक्य तथा 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय कहते हैं या फिर समुच्चय बोधक कहते हैं। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि क्या कंजक्शन है, क्या समुच्चय बोधक है हमारे लिए। तो समुच्चय बोधक हमें समझ में आया होगा कि 2 शब्दों को, 2 वाक्यांश को या फिर 2 वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को हम क्या कह देते हैं? हम कह देते हैं इसे समुच्चय बोधक। इंग्लिश में कहें तो कंजक्शन। ये क्लियर है? आइए, समुच्चय बोधक के कुछ प्रकार होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय जो है इसके कुछ प्रकार होते हैं। पहले मैं आपको ये फिर से याद दिला दूं, अव्यय क्या होता है मालूम है ना? अव्यय, पहली बात तो हम संज्ञा से लेकर अव्यय तक का एक टॉपिक है जिसके अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय आते हैं। सबके सब विकारी शब्द हैं, परंतु हमारे पास जो शब्द है एक अव्यय, ये अव्यय जो शब्द है ये अविकारी है। ये कैसा है? अविकारी शब्द है हमारे पास। कैसा शब्द है? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द का मतलब होता है जिन शब्दों का लिंग, वचन या कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता, या जिसके अंदर कोई चेंज नहीं होता लिंग, वचन या कारक के आधार पर। जैसे कि अभी हमने देखा, हमने और लिखा, चाहे मेल हो या फीमेल, सबके साथ और होगा तो और ही लिखा जाएगा। इट डजंट मैटर कि फीमेल के साथ अलग या मेल के साथ अलग लिखा जाएगा, है ना? स्त्रीलिंग के साथ अलग और पुल्लिंग के साथ अलग लिखा जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये होते हैं अविकारी। बात कर रहे हैं हम समुच्चय बोधक की। तो आइए समुच्चय बोधक को और समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या इसके रूप हैं। तो पहली बात यहाँ पे एक चीज समझते हैं, जो समुच्चय बोधक है हमारा, ये 2 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 2। एक को कहते हैं समानाधिकरण। अगर हम इसकी बात करते हैं तो एक को कहते हैं समानाधिकरण। देखिए, एक नाम है इसका, एक भाग है इसका समानाधिकरण और दूसरा नाम है व्याधिकरण, और दूसरा है व्याधिकरण। बात समझ में आ रही है? समुच्चय बोधक की बात चल रही है। एक है इसमें से समानाधिकरण और एक है व्याधिकरण। जो इसमें से मेन है वो समानाधिकरण है। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो शुरुआत भी हम इसी से कर लेते हैं, इसे बाद में देखेंगे आज ही। तो क्लियर है?
दो भागों में बटा हुआ है, समानाधिकरण और व्याधिकरण को। क्लियर है? तो सबसे पहले हम समानाधिकरण को समझ लेते हैं और इसे भी कुछ भागों में बांटा हुआ है, इसे 5 भागों में बांटा हुआ है, पहले मैं बता दूं। ठीक है ना? इसे कितने भागों में बांटा हुआ है? 5 भागों में, जिसमें से सबसे पहले आता है आपके पास संयोजक। एक शब्द आता है संयोजक। देखिए बिल्कुल आराम से समझते चलेंगे और ऐसा नहीं है कि ये चीजें आपने नहीं पढ़ी होंगी, नहीं देखी होंगी। क्लियर है ना? तो इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। संयोजक के अंदर कौन से शब्द आते हैं? इसके अंदर आता है और, एवं, तथा, है ना? इस प्रकार का शब्द इसके मुख्यतः ये 3 ही देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये देखने के लिए आपको मिलेंगे। जैसे अभी अभी हमने लिखा था, मनोज स्कूल गया, मनोज स्कूल गया और उसके पापा और उसके पिताजी दफ्तर गए। बात समझ में आ रही है? तो ये और जो शब्द है जिससे 2 वाक्यों को जोड़ा गया है, ये और शब्द क्या है? ये समुच्चय बोधक है। पर कौन सा समुच्चय बोधक है? ये समानाधिकरण है। ठीक है ना? पर कौन से में आ रहा है? ये संयोजक में। ठीक है ना? तो हमने इनका प्रयोग कई बार करा होगा, एवं का या तथा का। तो इनका प्रयोग क्या कहलाता है? ये कहलाते हैं बच्चों संयोजक। क्या कहलाते हैं? संयोजक। तो मैं समझ सकता हूँ, आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर अगर हम 2 की बात करते हैं, एक हो गया हमारे पास संयोजक, एक होता है बच्चों विभाजक। इसी में आता है, एक होता है हमारे पास विभाजक। अब ये विभाजक देखो नाम से यहाँ कंफर्म हो रहा होगा कि जो विभाजक है ये कुछ ना कुछ अलग बात कर रहा है। तो इसके अंदर 2 अलग अलग चीजें आती हैं, जैसे कि या, अथवा। आपने कभी ना कभी इनका प्रयोग किया होगा ना। या का भी क्या होगा, अथवा का भी क्या होगा, है ना? किंतु किया होगा, परंतु किया होगा, है ना? ये शब्द होंगे। किंतु लिख लेते हैं चलो, या 1-2 शब्द और होते हैं, किंतु, परंतु। ये परंतु नहीं आएगा, सॉरी, है ना? तो ये कैसे शब्द हैं? ये आपके बच्चों विभाजक शब्द हैं। ठीक है ना? इसमें एक शब्द आता है न की, अभी देखेंगे यूज। तो ये क्या है? विभाजक हैं। ये अलग अलग बातें कर रहे हैं ना। ठीक है ना? राम या श्याम शादी में जाएंगे, शादी में जाएंगे। क्लियर है? राम या श्याम मतलब या तो राम जाएगा या फिर श्याम जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? या तो राम जाएगा या श्याम जाएगा। ये विभाजक का काम कर रहे हैं। ठीक है ना? या तो राम जाएगा या श्याम जाएगा। ठीक है ना? जैसे हम गए तो हमने कहा किसी दुकान पर गए, हमारे पास 500 का नोट है, खुला कराना है कि भाई दुकानदार से कह दिया कि भाई 500 के चेंज हैं क्या? तो वो आपको 100 के देने लगा। तो आपने क्या कहा कि यार या तो 200 का नोट दे दो और 100 का दे दो, या फिर 50-50 के दे दो, या फिर या लगाया शब्द। आपने क्या लगाया? या शब्द लगाया। तो ये क्या विभाजक कर देता है, आपके सामने ऑप्शन दे देता है, 2 चीजों के ऑप्शन। या फिर अथवा शब्द भी क्या आपको ऑप्शन प्रोवाइड करा देता है, या तो ये या तो ये। ठीक है? आप गए दुकान पर, भैया कोल्ड ड्रिंक दे दो, कौन सी दे दें यार? तो आपने कहा या तो पेप्सी दे दो या थम्स अप दे दो, या तो पेप्सी या थम्स अप। आपने इन्हें कहा कोई सी भी दे दो, या तो पेप्सी या थम्स अप दे दो। या फिर आप लेने गए 10 रुपए वाली फ्रूटी, उसके पास पता चला गए, आपने कहा यार 10 वाली कोल्ड ड्रिंक दे दी, तो वो पूछ लेगा भैया जी कौन सी दे दें, एपी दे दें 10 वाली या फ्रूटी, एपी या फ्रूटी। बात समझना। तो आपने क्या शब्द का प्रयोग करा उसने? या। तो ये किस में आ रहा है बच्चों? ये समुच्चय बोधक में आ रहा है। पर कौन से एरिया में आ रहा है? समुच्चय बोधक के समानाधिकरण में आ रहा है, विभाजक। आई होप सो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से। चलते हैं आगे की तरफ। देखिए बिल्कुल समझते चलेंगे, नोट्सों को बनाते चलेंगे, ताकि क्या मतलब नंबर आ जाए, और क्या है इसमें, इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं इसमें। आई होप सो क्लियर होता होगा, जा रहा होगा ये सारी चीजें आपको। एक होता है विरोध दर्शक, है ना? नंबर 3 पर इसी में आएगा विरोध दर्शक। अब आप यहां पर एक सेंस लगाएं और मुझे बताएं कि विरोध दर्शक की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा? विरोध दर्शक में इसके अंदर आते हैं लेकिन, परंतु। अब देखिए ये लेकिन और परंतु शब्द तो हमने इसके अंदर जोड़ दिए हैं, है ना? और भी आते हैं मगर, बल्कि, है ना? ये भी आते हैं, पर ये ज्यादा फेमस है। चाहो तो लिख लेना बल्कि, मगर, है ना? लिख लेना दोनों कोमा लगा के, पर ये दोनों ज्यादा फेमस है, लेकिन और परंतु। अब यहाँ पर विरोधादर्शक क्या है? देखिए जब कभी भी इनका प्रयोग होगा, चलो मैं लिख देता हूं, मगर
मैं गैर मगर, और मगर के बाद एक और था बल्कि। तो यहाँ पर देखेंगे हमने लिखा मगर बल्कि, सभी एक ही बात है। जैसे कि ये क्या है, विरोध दर्शक है। विरोध दर्शक क्या होता है कि आपने एक सेंटेंस तो पॉजिटिव बोला और अगला सेंटेंस या अगला वाक्य जो होगा वो निगेटिव होना चाहिए, यही इनका विरोध दर्शक है। विरोध भी करेंगे जब जब इनका प्रयोग होता है, तब तब विरोध दर्शक का आपको देखने के लिए मिलेगा। कैसे कि मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा लेकिन मास्क लगा के जाऊंगा। तो ये क्या करेगा, आगे कुछ नेगेटिविटी पैदा जरूर करेगा। ठीक है, मैं शादी में जाऊंगा, या फिर ऐसे लिख दो मैं बाजार जाऊंगा लेकिन मनोज नहीं जाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, रुकावट वाली बात करेगा कि मैं जाऊंगा पर मास्क ला के जाऊंगा, मास्क नहीं हुआ तो नहीं जाऊंगा। बात ऐसी आ रही है ना, कहीं जरूरी नहीं कि नहीं लिखा हुआ भी दिखे आपको, सेंस भी समझना पड़ेगा, है ना। जैसे कि एक और लिख लेते हैं कि वह ईमानदार तो है, वह ईमानदार है परंतु वह ईमानदार है परंतु चोर है ना। जैसे कि अगला लिखें, वह सच्चा है मगर किसी की मदद नहीं करता। तो आप देख रहे होंगे ना, जब जब इन शब्दों का प्रयोग होता है तब तब अगला वाक्य जो होगा, जो इनसे जुड़ा हुआ होगा, वो निगेटिव हो जाएगा। थोड़ा सा क्या, पूरी तरह से निगेटिव हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं पहली वाली बात को काट रहा होगा या कोशिश कर रहा होगा। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा विरोध दर्शक भी क्या होता है हमारे लिए। इसके आगे चलते हैं और देखते हैं नंबर 4 को। बिल्कुल मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, और समझ में आ रहा है तो दबा दें बेल आइकन को, कर दें सब्सक्राइब वाले बटन को ब्लैक, वीडियो भी शेयर कर देना इतना सब कर रहे हो तो। चलिए अगला है नंबर 4, यह है परिणाम दर्शक। नंबर 4 परिणाम दर्शक। ये क्या होता है परिणाम दर्शक? यह भी कभी ना कभी आपने देखे, बस आपको नाम नहीं पता पर यूज जरूर किया होगा। इसके अंदर आता है कोई कारण, इसके अंदर क्या आ जाता है, कोई कारण। जैसे इसके अंदर कुछ शब्द होते हैं इसलिए, क्योंकि, इसलिए, क्योंकि, इन शब्दों का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः शब्द यही दोनों हैं, है ना। बाकी इससे बहुत भी है कि इससे, लिहाजा, पर इनके सब अल्टरनेटिव आप समझ जाएंगे। तो मेन है इसलिए और क्योंकि। तो इसके अंदर क्या हो रहा होगा, कोई कारण बताया जा रहा होगा, ठीक है ना। मैं यहां पर आया हूं क्योंकि मुझे बुलाया गया था, है ना। बात समझ रहे हैं ना। मैं यहां पर आया हूं, मैं यहां पर आया हूं क्योंकि मुझे बुलाया गया था, क्योंकि मुझे बुलाया गया था। बात समझ रहे हैं ना। मैं यहां पर आया हूं क्योंकि मुझे बुलाया गया था। तो इस चीज को भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो शब्द लगाया ये इसने दो वाक्यांश को जोड़ा है, पर ये कोई कारण बताता है, ठीक है ना। वह मर गया क्योंकि उसे कोरोना था। क्या अजीब बात है, उसे कोरोना था, ठीक है ना। तो अब यहां पर समझ में आ रहा होगा फिर से, क्योंकि ये क्या है, परिणाम को दर्शाता है। इसलिए शब्द भी आ सकता है जहां पर इसकी आवश्यकता होगी। अगर इसलिए कोई वाक्य बना के देखें तो क्या बनेगा। अच्छा, मैं इसलिए का आपको एक लाइव एग्जांपल सुनाता हूँ। लाइव एग्जांपल में बड़ी हंसी बात है। एक दिन हमारे ताऊ जी का एक लड़का है, ताऊ जी की तो खैर डेथ हो चुकी है, पर वो लड़का पढ़ता नहीं है ना, समझना, सबसे बड़े ताऊ जी का, और रियल है बिल्कुल। तो वो पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी, मतलब दिन भर खेलना कूदना, तो ये सब है। तो अभी 3 साल पहले जब हमारे भाई की शादी हुई तो आए थे, ये गाँव में रहते हैं, तो ये भी आया था। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि एज ए टीचर भी मेरी आदत सी हो गई, वैसे नहीं पूछना चाहिए दिखता, पर फिर भी मैंने सोचा भाई है तो पूछ लेते हैं। मैंने कहा राजा पढ़ाई कैसी चल रही है। मैंने कहा राजा, इसका नाम राजा है, मैंने कहा पढ़ाई कैसी चल रही है। तो राजा का बड़ा शानदार रिप्लाई आया। असल में हमारे एक भाई भी हैं जिनका नाम है कमल,
तो ये भी बच्चों से थोड़ा पढ़ाई की बातें कर लेते हैं, क्योंकि बड़े हैं तो उन्हें चिंता भी रहती है और एक अच्छी बात भी है ना। तो इन्होंने भी कभी ना कभी इनसे क्वेश्चन पूछ लिया होगा राजा जी से हमारे, तो मैंने भी, मुझे पता नहीं था इस बात का, मैंने पूछ लिया, मैंने कि और राजा पढ़ाई कैसी चल रही है। तो राजा का बड़ा शानदार रिप्लाई आया। रिप्लाई क्या था? मैंने कहा कि राजा पढ़ाई कैसी चल रही है। राजा का रिप्लाई आया, इसलिए, बिल्कुल सच है ये, इसलिए मैं कमल भैया के पास नहीं बैठता हूं, कमल भैया के पास नहीं बैठता हूं। मतलब समझ लो, उन्होंने कारण बताया एक, पर ये सच है, बिल्कुल मतलब ट्रूली सच है, वर्ड टू वर्ड सच है। जब मैंने उससे कहा कि पढ़ाई कैसी चल रही है, कह रहा यार भैया इसीलिए तो मैं कमल भैया के पास नहीं बैठता हूँ, मतलब कि इस तरह के क्वेश्चनों से बचने के लिए। तो यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जो पर्सनल है, पर बातें समझ में आनी चाहिए, है ना। क्लियर है नहीं? चलते हैं नंबर 5 पर। यह हुआ हमारा परिणाम दर्शक। बिल्कुल मुझे बताएं कि चीज़ें कैसी लग रही हैं, चीज़ें दिमाग के अंदर बैठ रही हैं या नहीं बैठ रही हैं, ये सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। हम YouTube पर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर वही बच्चा पढ़ता है जो जिम्मेदार होता है, जिसे चिंता होती है भविष्य की। यहाँ पर और बच्चे के बस की पढ़ना बिल्कुल नहीं है। यहाँ वही बच्चा पढ़ेगा जिसे एक चिंता होगी कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, क्या मैं कमा पाऊंगा या मजदूरी ही करूंगा या घर की चौखाबर्तन ही करूंगी। वही बच्चा जिसके माइंड क्लियर है और गोल सेट है, वही बच्चा यूट्यूब पर पढ़ सकता है। मैं स्टार्टिंग से ही यूट्यूब के थोड़ा सा खिलाफ हूँ, खैर मजबूरी में वीडियो बनानी पड़ रही है, पर मैं भी थोड़ा सा खिलाफ हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वही और सिर्फ वही बच्चा पढ़ता है जो पढ़ना चाहता। पर एक बात और अच्छी है कि हमारी वीडियो या किसी की वीडियो वही बच्चा देखेगा जो वास्तव में पढ़ना चाहता है। इंस्टीट्यूट वगैरह में क्या होता है कि टाइम पास के लिए आते हैं। मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि हुआ था क्या एक बार कि हमारी क्लास में जब मैं क्लास ले रहा था तो एक बच्चा लगातार फोन चला रहा। मैंने उसे खड़ा किया, नहीं अनुज खड़े हो जाओ, क्यों फोन यूज़ कर रहे हो। ठीक है, नाम अनुज नहीं था उसका रियल, बस मैंने बता दिया। रियल नाम बताना सही भी नहीं है ना, किसी और का, अब घर का हो तो बता दो। तो मैंने कहा अनुज तुम फोन क्यों चला रहे हो। कह रहा भैया एक बात बताऊँ। मैंने कि हाँ बताओ। पापा ने जबरदस्ती पढ़ने भेजा है। वो दिन आज का दिन है। मैंने उस बंदे से ये नहीं कहा तू पढ़ ले, बस फोर्सफुली भी पढ़ाया जाता है, आप जानते होंगे। पर यूट्यूब बच्चा पढ़ाई की वीडियो तब खोलेगा जब उसको वास्तव में इच्छा होगी। तो इच्छा है थोड़ी सी भी तो उसको बढ़ाएं, दबाएं ना। चलिए चलते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 आपको बताएगा, ये कहते हैं निर्देशक। नंबर 5 जो है ये क्या है आपका, निर्देशक। अब देखिए निर्देशक है तो आपको निर्देशक से ही पता चल रहा होगा इसके अंदर क्या होगा। जैसे अर्थात शब्द आता है ना, अर्थात, यानी। तो इसमें क्या है, चीजों को डिस्क्राइब किया जाता है, चीजों को खोलकर लिखा जाता है, चीजों को पूरी तरह से विवरण किया जाता है। क्या किया जाता है, चीजों का विवरण किया जाता है। निर्देशक के अंदर क्या किया जाता है, चीजों का विवरण किया जाता है। तो अब यहां से देखेंगे, जैसे हम कोई बात कह देते हैं, हमने कोई छोटी सी बात कही पर सामने वाले ने कहा क्या पता नहीं क्या कह रहा हूँ, समझ में नहीं आया, तो हम कहते हैं आई मीन, मतलब मेरा मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूं, ठीक है ना। अब जैसे मैंने कहा तुम कार से चले जाना, तुम कार से चले जाना, अर्थात अब मैं बात को पूरा बताऊंगा इसी बात को, अर्थात तुम मेरी कार से चले जाना, मेरी कार से, या तुम मेरी कार को चला के ले जाना, कार को चला के ले जाना, चला के ले जाना, है ना। तो इस प्रकार से अर्थात का प्रयोग होता है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये है हमारे समानिधिकरण, ये समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं और ये आपको बड़े आसानी से आ गए होंगे। इसी प्रकार से हमारे पास कुछ है व्याधिकरण। अगर हम बात करते हैं व्याधिकरण की तो आइए व्याधिकरण को भी समझ लेते हैं। पर एक चीज समझ में जरूरी है कि सर ये व्याधिकरण जो है और ये समानिधिकरण जो है, ये जो समानिधिकरण है और ये जो व्याधिकरण है, इनमें मेन डिफरेंस क्या है, मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन क्या है। असल में ये मुख्य वाक्यों को जोड़ता है। ये किसे जोड़ता है बच्चों, मुख्य वाक्य को, शब्दों को, वाक्यांश को, ठीक है ना, मुख्य वाक्य है ना। ये जोड़ता है आश्रित वाक्यों को। किसे जोड़ता है ये, आश्रित वाक्यों को। अब ये आश्रित वाक्य क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये किसे जोड़ता है बच्चों, आश्रित वाक्यों को जोड़ता है। समानाधिकरण मतलब समान वाक्य, जो एक जैसे दो वाक्यों को जोड़ेगा, और ये किसे जोड़ेगा, ये आश्रित वाक्यों को जोड़ेगा, जहां पर एक सेंटेंस या एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड करता है, ये उन्हें जोड़ने की बात करता है। और इसके अंदर आते हैं सेम ऐसे ही कुछ शब्द आ जाते हैं, जैसे कि जो और सो। ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है ना, तो इसके अंदर जैसे जो और सो,
कि जो आया है सो जाएगा, कुछ इस प्रकार का व्याधिकरण। तो इसमें ऐसे शब्द होते हैं, वैसे ये सर्वनाम भी है ना, याद होना चाहिए आपको। तो इसके अंदर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि ज़्यादा इंपोर्टेंट डायरेक्ट रूप से नहीं होते, पर इसके अंदर भी वो शब्द सब भी आ जाते हैं जो इसके अंदर भी आते हैं। पर आपको बस ये पहचानना है कि कौन सा वाक्य आश्रित है और कौन सा नहीं है। तो खत्म करते हैं आज के समुच्चय बोधक को। आई होप सो ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर तरीके से समझ में आया होगा आज का समुच्चय बोधक। तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं अव्यय, अभी समझेंगे, अभी क्लास खत्म नहीं है। अव्यय, अव्यय हमने पढ़ा क्रिया विशेषण को, क्रिया विशेषण को बस थोड़ा सा याद दिला दूं। नंबर 2 पे पढ़ा हमने संबंध बोधक को, किसके अंदर है, सब अव्यय के अंदर है। तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा समुच्चय बोधक को, समुच्चय बोधक को। और अभी नंबर 4 पर हम पढ़ने जा रहे हैं विस्मयादि, या क्या कहते हैं इसे, विस्मयादि बोधक को। और इसके बाद नंबर 5 पर हम पढ़ेंगे निपात को। ये दोनों आज ही की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। और आज हमारा संज्ञा से लेकर अव्यय तक का जो टॉपिक है एक बड़ा, वो आज इस वीडियो में फिनिश हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं अब विस्मयादि बोधक को। अव्यय के अंदर ही है पॉइंट नंबर 4। ये इसलिए बता दिया ताकि बच्चा ऐसे ना समझे कि हम कहाँ पर पहुँच गए, सर कहाँ ले गए, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो आज है नंबर 4 विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। अब देखिए विस्मयादि बोधक का एक चिन्ह होता है ये वाला, ये आपने कई बार देखा होगा। अब विस्मयादि बोधक की परिभाषा की बात करें तो खुशी, दुख, आश्चर्य, शोक, इन सबको प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द या चिन्ह आपके विस्मयादि बोधक के अंतर्गत रखे जाते हैं। किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, विस्मयादि बोधक के अंतर्गत रखे जाते हैं। देखिए विस्मय का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आश्चर्य। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, किसकी, शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं, तो इसका मतलब है आश्चर्य। आश्चर्य समझते हो ना, एकदम से चौंक जाना, आश्चर्य हुआ ये जानकर, हो अमिताभ बच्चन को कोरोना हुआ, आश्चर्य की बात है, ठीक है ना, कोई आश्चर्य बात नहीं है, तो ह्यूमन ही, बट ऐसा बता रहे हैं ना, तो क्या है, आश्चर्य हुआ। तो विस्मय का मतलब ही आश्चर्य से है। पर ये किस चीज को प्रकट करने के काम आता है, सर ये हमारे भाव, जो हमारी फीलिंग है उन्हें प्रकट करने के ये काम आता है। जो भी आपकी फीलिंग अच्छी, बुरी, गंदी, छी वाली, समझ रहे हो ना, तो उन्हें प्रकट करने के काम जो आता है या उसका जो काम करता है वह होता है विस्मयादि बोधक। तो इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, लिख सकते हैं जिन अव्ययों से मन के भाव जैसे घृणा, शोक, आश्चर्य, खुशी आदि का बोध होता है या आदि को प्रकट करते हैं, वे विस्मयादि बोधक होते हैं। वे क्या होते हैं प्यारे बच्चों, वे विस्मयादि बोधक होते हैं। अब मैं बता दूं कि इनका संबंध वाक्य के किसी भी शब्द से डायरेक्ट नहीं होता है, बस ये फीलिंग को शो करते हैं, ऐसा नहीं कि किसी से डायरेक्ट संबंध है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे ये माना जाएगा। तो इनका क्या है ना, डायरेक्ट किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता। आइए समझते हैं कि कैसे नहीं होता संबंध और कैसे ये वाले अव्यय जो हैं काम करते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय कैसे काम करते हैं, आइए समझ लेते हैं। देखिए जैसे हमने बोला, कई बार हम बोल देते हैं हाय, वो वाला हाय नहीं, हाय हाउ आर यू वाला नहीं, हाय जो दुख वाला हाय, वह चल बसा। तो आप ऐसे ही बोलते हैं ना, जब आपको किसी की खबर मिलती है मरने की, तो आप बोलते हैं हाय वह चल बसा। वैसे हम लोग नॉर्मल ऐसा नहीं बोलते हैं, पर ऐसा है, ठीक है ना। आपको खुशी की खबर मिली, जैसे कि मजा आया, वाह उसकी शादी हो गई, वाह उसकी शादी हो गई। ऐसा मत कर देना कभी एग्जाम्पल बना रहे हो और वह जिंदा हो गया, जिंदा नहीं होता ना, हमने बस मर सकता है, तो वह उसकी शादी हो गई।
तो ये क्या है, मन के भाव को प्रकट करने के लिए, जैसे हम खुश होते हैं या दुखी होते हैं तो हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। पर यहाँ साथ में चिन्ह लगाना ना भूलें जब लिख रहे हैं। जब बोल रहे हैं तो चिन्ह की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है ना। पर जब आप लिख रहे हैं तब इस चिन्ह की आपको आवश्यकता पड़ेगी और इन शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि आप खाना खाने गए, आपने खाना खाया, अब खाना इतना ज़्यादा लजीज था कि आपको मजा आ गया, आपने कहा वाह क्या खाना बना है, क्या खाना बना है ना। ऐसे ही होता है ना जब हम खुश होते हैं। जैसे कि हमने कोई ऐसी चीज देख ली जिससे हमें घिन आ जाती है तो हम क्या कहेंगे, छी छी क्या बना दिया ये, क्या है ये, छी छी क्या है ये। तो इस प्रकार से हम लोग रिएक्ट करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, हमारे मन के भाव को दिखा रहा है, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, हमारे मन की फीलिंग को शो करता है। और फीलिंग को शो करने के साथ साथ, जैसे कि एक पीके मूवी आई थी आमिर खान साहब की, उसमें बताया गया था कि इसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो है इन्हें भी थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है, अदरवाइज सब मामला गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी तो आप समझदार हैं, समझ जाए होंगे। तो ये विस्मयदी बोधक है। अब जब विस्मयदी बोधक पढ़ रहे हैं तो इसके कुछ रूप भी होंगे साहब। अब यहाँ के जो इसके रूप है ना, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं से कहीं तक भी याद करने की जरूरत नहीं है। इसे आप अपने ही बुद्धिमत्ता से पहचान लेंगे। पर फिर भी हम क्या करते हैं, थोड़े से पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा हर्षबोधक, हर्षबोधक। अब आप बताओ, हर्ष का मतलब होता है खुशी, तो इसके अंदर कैसे कैसे विस्मयदी बोधक चिन्ह आएंगे या कौन कौन से शब्द आएंगे, जैसे वाह, या फिर धन्य है, ओहो, है ना। कुछ ऐसे चिन्ह आएंगे जिनसे आपको पता चले कि मजा सा आ रहा है। जैसे शाबाश, जैसे बोला शाबाश, तो ये कैसे हैं, ये हर्ष उल्लास वाले हैं, है ना। जैसे कि तुम्हारा छोटा भाई है, उसका ने क्या करा इस बार 97% लिया है, तो आपने क्या कहा उसकी पीठ थपथपाते हुए, शाबाश, तूने घर का नाम रोशन कर दिया, तूने घर का नाम रोशन कर दिया। क्या कर दिया, रोशन कर दिया, ठीक है ना। अब है अगला। अब देखो ना, आप पहचानेंगे। अब मैं पहले ये बाद में लिखूंगा, पहले इसके वाक्य लिख लेता हूं जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाए। जैसे कि एक शब्द होता है हाय, तूने ये क्या करा, तूने ये क्या कर दिया, कर दिया। बताओ क्या होगा, हाय वह चल बसा, हाय वह चल बसा। अब बताओ क्या होगा, क्या यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, क्या हर्ष नजर आ रहा है, नहीं सर हमें तो दुख नजर आ रहा है। जब हमें दुख नजर आ रहा है तो ये शोक बोधक हो गया। ये क्या हो गया, शोक बोधक, मतलब कि दुख की बात हो गई, शोक की बात हो गई साहब। ये तो देख रहे हो ना, आप इन्हें पहचान सकते हैं। इन्हें पहचानना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इन सब का हम अपने डेली रूटीन लाइफ में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब एक बात आपने और देखी होगी, नंबर 30 की तरफ चलते हैं। जैसे कुछ बात करें, पापा डांटने वाली पोजीशन में हैंगे और आप डांट खाने वाली पोजीशन में खड़े हैं। तो पापा डांट रहे हैं तो आपके सामने सिर्फ एक शब्द होता है, जी पापा जी, जी हाँ जी ओके जी पापा जी। इसके सिवा हम कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो वैसा ही कुछ है, हाँ है ना, ये चिन्ह मैं लगाता रहता हूं साथ में जी। तो ये शब्द हैं जैसे कि हाँ, जी, अच्छा, ठीक, है ना, अच्छा, कोमा, ठीक। तो ये सब किस में आएंगे, ये किस में आएंगे, जल्दी बताइए। स्वीकार बोधक, जब हम कुछ स्वीकार करते हैं, क्या करते हैं, जब हम कुछ स्वीकार करते हैं, स्वीकार बोधक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्वीकार बोधक हो जाएगा। देखिए इसका फंक्शन कैसे काम करेगा, समझेंगे। मजा आ रहा है तो वीडियो को तुरंत से पहले लाइक करें। इतना ज्यादा डीप पढ़ाया जा रहा है, शानदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है, एक लाइक तो कर सकते हो। और वीडियो को शेयर भी करें फ्रेंड्स के साथ, जो फ्रेंड्स पढ़ना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका फ्रेंड भी थोड़ा सा पढ़ ले, तो प्लीज वीडियो को शेयर करें। देखिए स्वीकार बोधक की बात हो रही है। अब पापा डांट रहे हैं, आपने कहा ठीक है, ठीक, अब मैं ऐसा ही करूंगा, अब से ऐसा ही करूंगा। ऐसा ही होगा ना, पापा जब डांट रहे होंगे तो ऐसे ही बोलेंगे ना, ठीक है ना। या फिर जी, अब शैतानी नहीं करूंगा, अब शैतानी नहीं करूंगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो ये कैसे हुए, दोनों स्वीकार बोधक हुए। हम कुछ स्वीकार कर रहे हैं, या फिर हमने बोल दिया जी गलती मैंने ही
की थी। तो ये कैसे हुए, स्वीकार बोधक में आ गए आपके। तो आई होप सो ये आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अभी और भी हैं, चलते हैं उनकी तरफ। पहचानेंगे आप लोग ही, कोशिश करना पहचानने की। अगर आप इन्हें पहचान पाते हैं तो फिर तो मजा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्यारे बच्चों। अगला अगर मैं लिखने की बात करता हूं तो मैंने लिखा हट, छी। तो अब बताओ इसमें क्या होगा, हट छी। ये किस चीज को है, किस चीज का है ये हट? ये हटा नहीं है, हट है। ये विस्मयदी बोधक का चिन्ह लगा हुआ है, कभी इसे हटा स्पेलिंग समझ लो, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, तिरस्कार बोधक। क्या बोलेंगे, तिरस्कार बोधक। जब हम किसी का तिरस्कार करते हैं, तिरस्कार का मतलब समझते हैं ना हिंदी में, ठुकरा देते हैं। मान लीजिए किसी का प्यार ठुकरा दिया, क्या बात है, बस आधे बच्चे गायब, चले जाएंगे कहीं खाओ में, हैं ऐसा है, ठीक है। जब ठुकरा दिया, तिरस्कार कर दिया, जैसे कि बाहुबली का तिरस्कार कर दिया था उनकी माताजी ने। बाहुबली कंक्लूजन जो मूवी आई थी, तिरस्कार तो होता है ना, जब गांव निकाला, देश निकाला, महल निकाला, इस प्रकार की बातें होती हैं तो वो तिरस्कार हो जाता है कि गांव से निकाल दिया तो क्या हो गया, तिरस्कार हो गया। लेकिन कई बार बहुत छोटे स्केल पर भी तिरस्कार हो जाता है, जैसे कि हट, यहां कभी मत आना, हट यहां कभी मत आना, यहां कभी मत आना। तो ये क्या हुआ बच्चों, तिरस्कार बोधक हुआ। पहचान तो आप लेंगे ही अब इसे। तो ये थे कुछ, इसमें एक दो और हैं पर ज्यादा मेन नहीं है। तो ये था आपका विस्मयदी बोधक, जिसे आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं विद द एग्जाम। मजा आ रहा होगा, इसका भी प्रैक्टिस सेट आएंगे कल से, क्योंकि जितने संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया विशेषण सब हमने कराए हैं, इन सबके अब क्या होगा, एक प्रैक्टिस सेट आएगा जिसमें से आपको सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्लीज पिछली सारी वीडियो को देख लेना, जिससे कि सब कुछ क्लियर हो जाए। अब पढ़ते हैं आज का आखिरी अव्यय, जिसे हम कहते हैं नंबर 5 पर आता है, इसे हम कहते हैं निपात। और आजकल ये ट्रेंड में बना हुआ है इंपोर्टेंट के पर्पज से, ठीक है ना। ये यूपी टेट वगैरह को तो बड़ा फेवरेट हुआ पड़ा है, हर यूपी टेट वाले एग्जाम में ये देखने के लिए मिल जाता है निपात। और ऐसे नहीं सिर्फ इसमें, क्योंकि अब लेखपाल की परीक्षा आ रही है तो सब नए नए पेपर आ रहे हैं, तो सब में ये पूछा जरूर जाएगा निपात होता क्या है। समझ लेते हैं निपात को भी। देखिए पहले बता दूं, ये अव्यय है, ये क्या है, अव्यय। पर इसे शुद्ध अव्यय नहीं माना जाता, शुद्ध अव्यय नहीं माना जाता। क्या नहीं माना जाता, शुद्ध अव्यय। क्योंकि इसमें एक बात और है, यह वाक्य का अंग नहीं होता, वाक्य का अंग नहीं होता। ये सब बातें नोट कर लेना अच्छे से, यह वाक्य का अंग नहीं होता, जबकि यह वाक्य का सहायक अंग है, सहायक अंग है, फिर भी यह वाक्य का अंग नहीं माना जाता। दूसरी बात, ये 9 प्रकार के होते हैं, ये जरूर याद कर लेना। ये कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। अब इसके जो प्रकार हैं वो बिल्कुल ही एज सिंपल एज हैं, जैसे कि आपको अभी मैं दिखाने वाला हूं। उनके केवल नाम याद कर लेना, उससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं आता। जो मेन बात आती है वो जहां से आती है उसे हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके जो 9 रूप है उन्हें एंड में देखेंगे अभी, पर पहले इसे देख लेते हैं कि जो निपात है इसके जो मेन काम है वो है बल देना। बल देना, बल देना मतलब फोर्स करना या फोर्सफुली किसी सेंटेंस पर प्रभाव डालना। जैसे कि मैंने कहा, मैंने चोर को देखा, मैंने कहा एग्जाम्पल के रूप में, मैंने चोर को देखा, चोर को देखा। अब मैंने एक और वाक्य बोला, मैंने लिखा मैंने ही चोर को देखा, मैंने ही चोर को देखा, चोर को देखा। अब बताओ आपको कौन से वाक्य में ज्यादा दम नजर आ रहा है, ज्यादा फोर्स नजर आ रहा है, ज्यादा बल नजर आ रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि सेकंड, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों, मैंने लगा दिया ही। तो ये जो ही शब्द है ये निपात है, ये शब्द जो है ही, ये निपात है, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। इसमें एक वाक्य और बोला जाता है, जैसे कि मैंने खुद ही चोर को देखा, तो वो वहां पहुंच जाओगे आप सर्वनाम वाले पोर्शन पर। यहां पर ही शब्द की बात हो रही है, ही, ठीक है ना। मैंने ही चोर को देखा। अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, अभी क्लियर करते हैं। ये जो ही शब्द है ये क्या है आपके लिए, अब निपात है। वैसे निपात 9 प्रकार के होते हैं, पर वहां से एग्जाम में नहीं बनता है क्वेश्चन, पर जहां से ज्यादा क्वेश्चन बना है और बनता रहता है वहां चल रहे हैं। निपात 9 प्रकार के होते हैं, पर यहाँ पर जो बल वाला पोर्शन है यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। हमने कहा कि रमेश ने मुझे मारा,
मुझे मारा। मैंने बोला रमेश ने ही मुझे मारा, रमेश ने ही मुझे मारा, अर्थात समझ रहे हो ना, आप देख रहे हो ना, मारा, रमेश ने मुझे मारा, रमेश ने ही मुझे मारा, मतलब दूसरे सेंटेंस में मैं क्या हूं, कंफर्म हूं सिर्फ इसके वजह से। और ये शब्द क्या है आपका, निपात कहलाता है। क्या कहलाता है, निपात कहलाता है। ना तो ये स्त्रीलिंग है, ना ही ये पुल्लिंग है, ना ही इसका कोई वचन है, ना ही ये एक वचन है, ना ही दो वचन है। ये बिल्कुल अलग सा पोर्शन माना जाता है निपात, ठीक है ना। इसका किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है, सबके साथ ये एक जैसा ही प्रयोग में लाया जाता है। तो रमेश ने ही मुझे मारा, किसी और ने नहीं मारा, मैं डैम श्योर हूं किसने मारा, रमेश ने ही मारा। तो यहां पर वाक्य पे क्या हुआ, जोर दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, फोर्स है, ठीक है। और चीज कंफर्म भी ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर क्या है, हो जाती है, कंफर्मेशन भी ज्यादा ज्यादा देखने के लिए मिलती है कि रमेश ने ही मारा, भैया कोई और नहीं था, मैं खुद पिटते हुए देख रहा था, बताओ कैसे झूठ बोल दूं मैं, ठीक है ना। अब कुछ चीजें इसमें अलग अलग तरीके से प्रयोग होंगी, कैसे होंगी आओ देख लेते हैं, है ना। देखिए चीजों को समझना ही ये सब कुछ है, चीजें समझाएंगे तो मजा आएगा ही आएगा। मैंने लिखा रमेश ने ही मुझे मारा था, ही मुझे मारा था। मैंने लिखा रमेश ने ही मुझे मारा था। अगला लिखा रमेश ने मुझे ही मारा था, रमेश ने मुझे ही मारा था। बात समझ, देखिए चीजों को समझना जरूरी है। मैंने अगले में लिखा रमेश ने मुझे मारा ही था, रमेश ने मुझे मारा ही था। मैंने 3 वाक्य लिखे, तीनों में निपात का प्रयोग किया गया है। और आप देख रहे होंगे कि कैसे कैसे सेंटेंस का यहां पर अर्थ बदलता जा रहा है केवल निपात के कारण, समझेंगे। पहला वाक्य लिखा रमेश ने ही मुझे मारा था, अर्थात रमेश के अलावा किसी ने नहीं मारा, रमेश ने ही मारा था, बस। वहां पे 20 लोग खड़े थे पर रमेश मुझे मार रहा था, ये कहना चाह रहा है। अगले में लिखा रमेश ने मुझे ही मारा था, मतलब सिर्फ मुझे मारा और किसी को नहीं मारा रमेश ने भी। मतलब हमारे साथ 5 लड़के और थे पर रमेश ने सिर्फ मुझे मारा और किसी को हाथ नहीं लगाया। अर्थ बदल गया, देखो अर्थ बदल रहा है नहीं बदल रहा। यहां पर सिर्फ मुझे मारा नहीं, सिर्फ रमेश ने मारा, रमेश नहीं मारा, सिर्फ रमेश ने मारा, सिर्फ रमेश ने मारा। यहां पर बता रहा है सिर्फ मुझे मारा, सिर्फ मुझे मारा। बात समझ में आ रही है ना। देखो चीजों को समझेंगे। आखिरी में लिखा है रमेश ने मुझे मारा ही था, मतलब कि सिर्फ मारा था, गाली गलौच नहीं करी थी, सिर्फ मारा था, गाली नहीं दी थी, गाली नहीं दी, मतलब ऐसा कुछ गाली या धक्का, सिर्फ मारा ही था, ठीक है ना। तो देख रहे हो कि सिर्फ एक शब्द क्या, निपात ही, ये वाक्य पर कितना प्रभाव डाला, लेकिन फिर भी ये वाक्य का अंग नहीं माना जाता है, इसे याद रखना। ये क्या है, निपात है। तो जब वाक्य पर फोर्स करना हो, चीजों को बल देना हो, तब इसका प्रयोग किया जाता है। इन चीजों को फेयर कर लेना। अब आ जाते हैं उस मुद्दे पर जहां पर हम पता कर लेंगे कि निपात के जो हैं 9 भाग हैं, अर्थात 9 प्रकार के निपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं सिर्फ झलक देखेंगे। तो ये है आपके सामने निपात के 9 रूप। एक है स्वीकृति बोधक, नकार बोधक, निषेधात्मक, प्रश्न बोधक, विस्मृति बोधक, तुलना बोधक, अवधारणा बोधक, आधार बोधक, और एक है बल प्रदायक। यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसके कुछ मैंने लिख दिए हैं, जैसे तो, ही, भर, तक या भर, और जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो ही और भी में से आते हैं, ठीक है ना। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और आज हमारा खत्म होता है अव्यय भी। और हमारा यहाँ पे एक बड़ा टॉपिक, जो सबसे बड़ा टॉपिक है, संज्ञा से अव्यय तक फिनिश होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है जरूर बताएं, और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।